बच्चों, हमने तत्वों की आवर्त सारणी के गुण धर्म देखे थे। परमाणु आकार, या इसे हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या, आयनन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन, लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। इसी के साथ कुछ 2-3 सब टॉपिक्स इसमें ये हैं। एक तो ये शब्द ये पूछा जाता है, संयोजकता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। संयोजकता में 2 और सब हेडिंग्स हैं। एक तो इसमें परिवर्ती संयोजकता क्या है, या संयोजकता का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता क्या है? किसी भी परमाणु के बाहरी कोश या संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व की संयोजकता को निर्धारित करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले वर्ग की, बात करते हैं हम पहला वर्ग, ये है हमारे पास दूसरा वर्ग। इसमें कौन सा तत्व है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और एक और बात, संयोजकता एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता लगभग एक समान होती है। और यह संयोजकता किस पर आधारित है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि हम जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जैसे यहाँ लिथियम है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2s1। सोडियम का बच्चों बाहरी कोश में 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम होता है बच्चों 5s1 और सीजियम होता है 6s1। अब ये S, P, D और F, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये तो थोड़ी सी आगे की बात है, 11वीं क्लास की बात है, जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी। लेकिन यहाँ 3-4 कैसे किया मैंने ये आपको पहले भी बताया, फिर आप सुनिए। जैसे नील्स बोर के अनुसार यहाँ हमने क्या लिया था कि मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर को की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रत्येक आवर्त के साथ, कि n अगर 1 है तो पहला आवर्त होगा, n अगर 2 है तो ये दूसरा आवर्त, n अगर 3 है तो तीसरा, 4 है तो चौथा आवर्त, 5 या 5वां, 6 है तो छठा। इसी प्रकार यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, तो इनके बाहरी कोश में यहाँ क्या होंगे? 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। तो यहाँ सोडियम है, इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों? +1। मैग्नीशियम की कितनी होगी? +2। इसके बाद अगर हम P वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? P ब्लॉक। P ब्लॉक में यहाँ बोरॉन फैमिली है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनकी संयोजकता इनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इनकी संयोजकता का निर्धारित करती है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन तक तो यह नियम लागू होता है, नाइट्रोजन के बाद इनके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से माइनस करते हैं, तो जितनी वैल्यू आएगी वो उस तत्व की संयोजकता होती है। तो ये है आपके पास S और P ब्लॉक की संयोजकता। उसके बाद अगर हम D ब्लॉक की बात करें या F ब्लॉक की बात करें, जिसमें क्या आते हैं? यहाँ संक्रमण तत्व और यहाँ क्या आते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये तत्व क्या है? एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इन तत्वों की संयोजकता को क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती परिवर्तनशील शब्द है, यानी इनकी संयोजकता फिक्स नहीं है। जैसे उदाहरण है हमारे पास जो कॉपर या तांबा आपने नाम सुना है, ये +1 संयोजकता भी दर्शाता है और +2 भी। आयरन है Fe+2 रूप में भी होता है और Fe+3। तो ये होती है परिवर्ती संयोजकता। इसमें बहुत से संक्रमण धातु हैं, इसमें बहुत सी ऐसी धातु हैं जिनकी संयोजकता +2 से लेकर +7 तक भी होती है। इसी परिवर्ती संयोजकता और संक्रमण धातुओं का एक मुख्य गुण होता है, ये रंगीन यौगिक भी बनाते हैं और इनकी प्रकृति भी, कुछ तत्वों धातुओं की प्रकृति भी अनुचुंबकीय होती है। ये बातें भी हम आगे 11वीं क्लास में जाकर पढ़ेंगे।
तो ये थी हमारे पास संयोजकता। संयोजकता में परिवर्ती संयोजकता। संयोजकता किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने पर आने वाला जो आवेश है वो उस परमाणु की क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था। बस इसकी इतनी ही परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारी पाठ्यक्रम में एक बुक में सारणी बनी हुई है जिसमें क्या किया गया है कि यौगिक बनाए गए हैं और आपको समझाने के लिए उसमें बता दिया कि इन यौगिकों के साथ जितनी संख्या में हाइड्रोजन जुड़ा है उतनी ही उसकी क्या है? वो संयोजकता है। तो ये भी आप देख लीजिए, आपको बता देती हूँ। जैसे सोडियम है NaH, ये पहले वर्ग का तत्व है। दूसरा है कैल्शियम CaH2। इस तरह से एल्यूमिनियम AlH3। तो ये कह रहा है कि जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो उस तत्व की क्या है? संयोजकता। H एक जुड़ा है तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? Na+। यहाँ क्या जुड़ेगा? Ca+2 और यहाँ क्या होगा? Al+3। ये इस तरह से। इसके बाद आगे हमने देखने हैं इसमें परमाणु आकार। क्या देखना आगे? अगला टॉपिक है हमारा परमाणु आकार। हमने वैसे परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार की डेफिनेशन देखी है, लेकिन इसमें दो परिभाषाएं हैं जिन पर अभी तक तो ये नया पाठ्यक्रम आने के बाद प्रश्न आया नहीं है। इस बार हम मानते हैं कि 2021 में यहाँ से प्रश्न आए कि एक तो परिभाषा है यहाँ सह संयोजक त्रिज्या और एक है अपने पास वान डर वाल्स त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या है बच्चों? सहसंयोजक बंध यानी दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है बच्चों? सहसंयोजक बंध। ये है एक इस परमाणु का नाभिक और ये है इस परमाणु। तो जब दो समान या असमान परमाणुओं में सहसंयोजक बंध उपस्थित है तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों, ये नाभिक है, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है बच्चों? सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। यह है सहसंयोजक त्रिज्या। इसी प्रकार है वान डर वाल्स। वान डर वाल्स में क्या किया जाता है? ठोस अवस्था में अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? यहाँ वान डर वाल्स त्रिज्या। जैसे ये दोनों परमाणु क्या होंगे? अणु क्या होंगे? एक दूसरे के समीप स्थित होंगे। जैसे यह एक अणु ये हो गया और इसी के समीप क्या है? यहाँ ये दूसरा अणु। तो ये तो है दोनों के बीच की दूरी, ये तो है सहसंयोजक त्रिज्या। लेकिन दो अलग अलग ये अणु हैं, इनके परमाणुओं के जो नाभिक हैं इन दोनों की बीच की दूरी का आधा, यानी यहाँ से इस दूरी बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? ये वान डर वाल्स त्रिज्या। इसके जो शब्द हैं वो ध्यान से आप सुनिए कि ठोस अवस्था में अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वान डर वाल्स त्रिज्या। ये बिल्कुल समीप होने चाहिए दोनों अणु और उनके दोनों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। और वान डर वाल्स त्रिज्या है, वान डर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। ये है हमारे पास वान डर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। इसी के साथ आगे है, हमने भी आवर्त सारणी आपको बताई थी। अभी हमने आवर्त सारणी में 7 आवर्त और क्या देखे थे बच्चों? 18 वर्ग। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं हम कि तत्वों हैं, 118 तत्व हैं हमारे पास। इनमें से धात्विक और अधात्विक गुणों का निर्धारण किस प्रकार इसमें किया गया। और इसी के साथ यहाँ एक शब्द और आता है उपधातु। तो आप देखिए आवर्त सारणी में हमारे पास कितने आवर्त हैं? 7। कितने आवर्त हैं? 7। और वर्ग कितने हैं हमारे पास? 18। कितने बच्चों? 18 वर्ग। यहाँ 13 से लेकर 18 और यहाँ बीच में आ जाएंगे 3 से 12। तो ये आवर्त में ये कौन सा भाग है आवर्त सारणी का? इस तरफ हम देखते हैं बायां भाग और यहाँ क्या है? ये दायां भाग। आवर्त सारणी में पहला और दूसरा वर्ग या बाईं तरफ के तत्व बहुत ही क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इसलिए बाईं ओर के तत्वों में कौन से गुण पाए जाते हैं बच्चों? धात्विक गुण। कौन से गुण पाए जाते हैं? धात्विक
गुण। दाईं ओर के तत्वों में जब हम यहाँ बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं, यहाँ क्या करते हैं ये तत्व, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से ग्रहण करते हैं, इसलिए इन तत्वों में कैसे गुण होते हैं, अधात्विक गुण। इसके बाद यहाँ आवर्त सारणी में यहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जिस पर कौन कौन से तत्व है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Te, पोलोनियम, As। इन सब तत्वों में धातु और अधातु दोनों के ही गुण धर्म पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। इस प्रकार ये 3 टर्म्स हो गए आपके सामने, धातु, अधातु और उपधातु। तीनों के उदाहरण आपको बताऊं। धातु में आप सबसे पहले आवर्त सारणी में से यहाँ से सोडियम, पोटेशियम ये तत्व यहाँ से दे सकते हैं, मैग्नीशियम। उपधातु में आपके पास आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम। और अधात्विक में FCl, Br, इस तरह से नाइट्रोजन। ये सब कैसे हैं, अधात्विक। तो अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए या परिभाषा पूछा जाए या आवर्त सारणी में इनकी क्या स्थिति है, तो आप क्या बताएंगे, हमारी आवर्त सारणी में बाईं ओर के तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग करने के गुण के कारण कैसी प्रकृति होती है, धात्विक। और दाईं ओर के तत्वों में आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण के कारण कैसी प्रकृति होती है, अधात्विक। और इन दोनों के मध्यवर्ती या बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर उपस्थित तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु। तो यहाँ से ऐसा पूछा जाता है कि किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, Si और Ge। और इसी के साथ यहाँ से कुछ जो हमने अभी आवर्त सारणी में जो आवर्तिता देखी थी उसके गुण देखिए आप। ये मैं बात कर रही हूँ पहले आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर। तो आप थोड़ा सा वापस पीछे थोड़ा रिकॉल कीजिए कि हमने आपको बताया कि बाएं से दाएं ओर जाने पर आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु आकार क्या होते हैं बच्चों, प्रभावी परमाणु आकार क्या करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण कम होते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु आकार क्या होते हैं, घटते हैं या कम होते हैं। लेकिन आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता के मान प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हैं। ऊपर की ओर एरो लगाए, इसका मतलब इनके मान बाएं से दाईं ओर जाने पर बढ़ते हैं, जबकि यहाँ कम या नीचे की ओर एरो लगाए, इसका मतलब यहाँ परमाणु आकार का मान कम होता है। और बाएं से दाईं ओर जाने पर यहाँ कौन से गुण बढ़ रहे हैं, अधात्विक। दाईं ओर कौन से तत्व पाए जाते हैं बच्चों, अधात्विक तत्व। इसी प्रकार वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आने की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आने की, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, परमाणु आकार क्या है, लगातार बढ़ता है। इसका कारण क्या बताएंगे आप कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है और लगातार नया कोश या N है, नया N जुड़ता है। इसी के साथ परमाणु आकार बढ़ने के कारण ही आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है और विद्युत ऋणता भी कम होती है। लेकिन धात्विक गुण बढ़ते हैं, ये है बिल्कुल इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक। ये इस तरह से एरो लगा के आप बना लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास धात्विक, अधात्विक और उपधातु। इसी के साथ ये हमारा परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती गुण धर्म वर्गीकरण, ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न आप ध्यान रखिए, जैसे एक नंबर में अगर पूछें मैंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम या हेनरी मोजले का आवर्त नियम क्या है, ये दोनों एक ही बात है, 1 नंबर में पूछे। इसी के साथ 2 उपधातुओं के नाम आपको बताओ, निष्क्रिय, अक्रिय या नोबेल गैस, तीनों एक ही नाम है, उदाहरण पूछे। या उत्कृष्ट, तो आप कौन सी बताएंगे, नियोन और हीलियम। और इसी के साथ वर्ग 13 से 18 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व। वर्ग 3 से 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक तत्वों का दूसरा नाम क्या है बच्चों, अंतः संक्रमण तत्व। और पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है, पहला वर्ग होता है क्षारीय धातु और दूसरा वर्ग होता है क्षारीय मृदा धातु। तो ये है हमारे पास
इस तरह से लेसन नंबर 7 के कुछ प्रश्न और ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।